जब ये माइग्रेटरी बर्ड आते हैं, कई लाख बर्ड एक साथ आते हैं और वो स्टे करते हैं वहाँ, 1-1.5 महीना स्टे करते हैं। यहाँ जम्मू में भी तो है, घराना वेटलैंड है आपकी जम्मू में, आप लोग गए हो वहाँ कभी? तो जाना चाहिए, कभी नहीं जाना, ऐसे सैटरडे और संडे निकल जाया करो, क्योंकि अगर आप इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपको सच सच में जुड़ना पड़ेगा इस चीज़ से। हो सकता है आपको इंटरव्यू में पूछ लें कि बताओ आप घराना वेटलैंड गए हो, तो फिर क्या बोलोगे, मैं रहता तो जम्मू में हूँ लेकिन गया नहीं कभी। वो फिर चीज़ एक्सेप्ट नहीं होगी ना, क्योंकि वो पूछेंगे आप सच में सिविल सर्वेंट बनना चाहते हो, आप बोलते हैं हाँ बनना चाहता हूँ। कब से बनना चाहते हो? बचपन से बनना चाहता हूँ। फिर बोलेंगे अच्छा ये तो सिविल सर्विसेज की चीज़ें हैं, ये आपके सिलेबस का पार्ट है, तो फिर आपको कभी इंटरेस्ट नहीं आया घराना वेटलैंड? ये कई लोगों ने देखा होगा हॉबी में, आई लाइक टू ट्रैवल, ठीक है, तो अगर आपने लिखा है लाइक टू ट्रैवल, तो फिर वो बोलेंगे बताओ कहाँ कहाँ ट्रैवल किया, तो क्या बताओगे उसको? तो उस टाइम आपके पास बताने के लिए बड़ा कुछ होना चाहिए। तो जो आसपास देखो कोई हिस्टोरिकल चीज़ है, एक अखनूर में एक गांव है अंबारा, ठीक है, वहाँ पे बुद्धिस्ट एक्सकवेशंस मिले, ठीक है। उसी के साथ में है मांडा, मांडा इज एन आईबीसी साइट, नॉर्दर्न मोस्ट आईबीसी साइट। तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हिस्टोरिकली जिनका कनेक्शन है, और ये आपके जम्मू कश्मीर में ही, और जम्मू में ही है, कश्मीर में भी है। कश्मीर में जैसे पहलगाम है, बुरजोहम है, गुफकराल है, ये एकदम एंशियंट साइट्स। कभी कश्मीर गए तो यहाँ जाओ, ठीक है। फिर मारतंड सन टेम्पल है वगैरह वगैरह, वो भी एंशियंट में आता है, सन टेम्पल में आता है, ठीक है। तो ये इस तरीके की चीज़ें आपको जब मौका मिले कहीं घूमने फिरने जा रहे हो तो देख के आ जाओ, ताकि बाद में इंटरव्यू में कुछ ना कुछ बोल सको। और इंटरव्यू फंसा लेता है, झूठ नहीं बोल सकता। वो बोलेगा अच्छा वहाँ गए थे क्या, वहाँ अब हमारे पास बच्चे आ रहे थे आरएसपुरा के इस बार इंटरव्यू के लिए, तो बोलते थे अब घराना वेटलैंड वही है, तो हमने पूछते थे घराना वेटलैंड के बारे में बताओ, गए वहाँ गए, तो उनको पूछे जब गए थे गाड़ी कहाँ लगाई थी, क्योंकि हमें पता है कि घराना वेटलैंड की पार्किंग ही नहीं है, देयर इज नो पार्किंग फॉर घराना वेटलैंड। घराना वेटलैंड है, इतना फेमस है, वर्ल्ड फेमस है, लेकिन उसकी पार्किंग नहीं है। मतलब अगर आप जाते हो तो आपको पार्किंग नहीं मिलेगी गाड़ी लगाने की, वो लोग अपने मतलब किसी के खेत में लगा सकते हो आप गाड़ी, आगे पीछे खेत है तो खेतों में लगाओ गाड़ी। तो अगर वो कोई गया होगा बोलेगा हाँ सर तो पार्किंग थी मैंने लगाया था, तो पता चल जाएगा हमें झूठ बोल रहा है। तो अगर हम एज एन इंटरव्यूअर उनका झूठ पकड़ रहे हैं तो इसका मतलब आप ब्लफ कर रहे हो, तो आपको क्या हमें सिलेक्ट करेंगे? हम आपको सिलेक्ट करेंगे? कभी भी नहीं करेंगे। एक इंटेलिजेंट पर्सन जो झूठ बोलता है वो सबसे खतरनाक है। आप लोग अभी एथिक्स पढ़ोगे पेपर 4 में, उसमें होता है कि हमें कैसे कैंडिडेट को सिलेक्ट करना है। तो एक इंटेलिजेंट पर्सन जिसका दिमाग बड़ा तेज है, लेकिन वो क्या है, वो झूठ बोलता है, तो वो अच्छा नहीं है हमारे लिए। हमें कम इंटेलिजेंट पर्सन जो सच बोलता है वो चल जाएगा, क्योंकि हमें ब्यूरोक्रेसी में ज़्यादा इंटेलिजेंट पर्सन थोड़ी चाहिए, हमें दोनों का एक बैलेंस चाहिए। तो हमें सच बोलने वाला चाहिए होता है, बेशक एवरेज हो तो उसको ज़्यादा अच्छे मार्क्स देते हैं। तो सच बोलना, झूठ नहीं बोलना, ठीक है। तो ये अब गए होगे तो बता दोगे ना घराना बैठा, फिर ये बता दोगे पार्क कहाँ गए। अब जो जाते थे वो बता देते थे, बोलते थे सर उधर पार्किंग नहीं है, लोगों के खेतों में लगाते हैं। लोग अभी अच्छे हैं कि अपने खेत ऑफर कर देते हैं, लेकिन गवर्नमेंट को चाहिए कि वो वहाँ क्या करे। अब गवर्नमेंट ने कुछ पॉलिसी बनाई थी कि आगे पीछे के जो खेत हैं उनको गवर्नमेंट ले रही है, लेकिन लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो अब होता क्या, जब बर्ड्स आएंगे तो बर्ड्स को जगह नहीं मिलेगी, तो फिर क्या होगा, वो उनकी डेथ हो जाती है। एक दफ़ा वो उन्होंने 1 महीना वहाँ स्टे करना है, अपने आप को रिचार्ज करना है, कई हज़ार किलोमीटर उड़ के आए होते हैं वो, और उनका खाना भी तो वहाँ मिलेगा ना। वेटलैंड में छोटे छोटे कीड़े पतिंगे होते हैं जिनको वो खाते हैं, अगर वो जगह ही नहीं मिली तो वो खाएंगे क्या? तो ये पूरे के पूरे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। और ये ऑलरेडी एक बॉडी रहती है IUCN, ये चेक करती रहती है कि इनका स्टेटस क्या है, क्या इनकी तादाद कम हो रही है, ज़्यादा है, थ्रेटेंड है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड है वगैरह वगैरह। वो 9 अलग अलग प्रकार के टाइप्स होते हैं जिसमें इनको कैटेगराइज कराया जाता है। और जनरली ये जो बर्ड्स हैं ये ऑलरेडी एंडेंजर्ड है, मतलब ये ख़त्म होने की तादाद में है। क्यों? मोस्टली यही रीज़न है, वेटलैंड्स वाला। ये तो इंडिया की बात बता रहा हूँ ना मैं, जो इंडिया में हो रहा है, इंडिया कोई डिफरेंट थोड़ी, हर जगह यही हो रहा है। और बर्ड्स के लिए क्या पॉलिटिकल बाउंड्रीज मैटर करती हैं कि ये इंडिया आ गया, ये पाकिस्तान आ गया, अच्छा अब मुझे वीज़ा लगाना है तो इधर जाना, उनको बेचारों को क्या। तो इसके लिए रामसर कन्वेंशन बनी थी, ईरान में है। छोटा पेपर अगर कोई दोगे JKSSB टाइप, तो उसमें तो सीधा पूछ लेता है कि रामसर जो कन्वेंशन हुई है तो ये रामसर सिटी किस कंट्री में है, तो इट इज़ इन ईरान। ईयर पूछ लेता है तो 1971 की है ये हम पढ़ेंगे जब हम लोग इन्वायरमेंट पढ़ेंगे ना, तो उसमें हम पढ़ेंगे 1971 का है रामसर, विच डील्स विद वेटलैंड्स। वेटलैंड भी पूछ लिया जाता है इन्वायरमेंट का पार्ट कि व्हाट इज वेटलैंड। तो वेटलैंड, इन्होंने वेटलैंड की डेफिनेशन तो बड़ी वेग सी है, उसमें ये लोग बोलते हैं कि 7 दिन से ज़्यादा जहाँ पानी खड़ा रहता है उसको वेटलैंड। तो उसमें तो आपकी चावल के खेत भी आ जाते हैं,
जो हम लोग मुंजी लगाते हैं, चावल लगाते हैं, तो उसके ऊपर लाव लगाया जाता है, फिर पानी खड़ा करके रखा जाता है थोड़े दिन, फिर इसमें बीज डाला जाता है, मतलब वो प्लांट जो है वो सो किया जाता है, तो वो भी 7 दिन से तो ज़्यादा ही रहती है, तो उसको भी वेटलैंड मान लिया जाता है। तो यानी कि हम इंडिया का जो फिगर हमारा आता है कि बताओ इंडिया की कितने % आपकी जोग्राफिकल एरिया है जो वेटलैंड है, तो उसमें हम जहाँ जहाँ राइस ग्रो करते हैं ना वो भी इसमें डाल देते हैं, जो कि होना नहीं चाहिए। ठीक है, राइस तो हम 7-8 दिन रखते हैं, वो महीना रख लेंगे ज़्यादा, उसके बाद तो हम उसको चेंज कर देते हैं ना, लेकिन उसको भी वेटलैंड में कंसिडर किया जाता है। इस तरीके से भी एग्जामिनर घुमाता है। तो फिलहाल ये क्वेश्चन आपको क्या बताता है कि आपको रामसर साइट्स या वेटलैंड्स के बारे में भी पता होना चाहिए। वो देखो क्वेश्चन में वही है। अब भीतर कनिका है, मरक्कनम सॉल्ट पैंस है, नौपदा स्वैम्प है और रन ऑफ कच्छ। ठीक है, ये स्वैम्प वेटलैंड वगैरह ये सिमिलर ही कैटेगरी में आते हैं, तो आपको इसमें बताना था कि इसका आंसर क्या है। ठीक, चलिए अब ये इसमें जो फर्स्ट देखिए भीतर कनिका मैंग्रूव्स है ना, तो मैंग्रूव इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। इनफैक्ट इस साल बजट में स्कीम आई है मैंग्रूव्स की प्रोटेक्शन के लिए, मिष्टी। देयर इज अ स्कीम इन दिस ईयर्स बजट, ठीक है, जिसका नाम है मिष्टी, और जो डील करती है मैंग्रूव्स की प्रोटेक्शन के लिए। और मैंग्रूव्स क्या होता है? मैंग्रूव्स भी इकोसिस्टम होता है, ये हम पढ़ेंगे जब हम एनवायरनमेंट पढ़ेंगे। जितनी भी हमारी कोस्ट लाइन है, हमारी कोस्ट लाइन कितनी है? लगभग 7500 किलोमीटर में, लगभग। ठीक है, तो ये जो हमारे कोस्टल एरिया है ना, यहाँ पे अलग प्रजाति के प्लांट्स मिलते हैं। ठीक, यहाँ पे जो बॉर्डर वाला एरिया रहता है, पहली बात तो ये कि यहाँ पे जो पानी रहेगा वो ना तो मीठा रहेगा ना तो खारा रहेगा, मिक्स रहेगा। खारा पानी जनरली बोला जाता है जिसमें 35 ppm से ज्यादा सॉल्ट रहता है, 35 पार्ट्स पर मिलियन। ठीक है, यानी कि अगर मैं एक बड़ा सा जार लूं और इसमें मिलियन पार्ट्स डाल दूं वाटर के, ठीक है, और उनमें 35 पार्ट्स किसके डालूं? सॉल्ट के, तो फिर मैं इसको क्या बोलूंगा? ये सलाइन वाटर है, समुंदर वाला। अगर इससे कम है 10 से 20 तो वो होता है फ्रेश वाटर। ठीक है, अब इसके बीच में है, मानो 10, फ्रेश वाटर जनरली 5-10 होता है, 5-10 से लेके 30-35 के बीच का जो पानी है ना, ये जनरली कोस्टल इलाकों में रहता है। तो मैंग्रूव्स इस एरिया में रहते हैं, मतलब इस बीच, यानी कि मैंग्रूव जो होते हैं ये सॉल्ट वाटर भी टॉलरेट कर लेते हैं और फ्रेश वाटर भी टॉलरेट कर लेते हैं। तो इसकी वजह से क्या है कि बड़ी सारी यूनिक किस्म की प्रजातियां यहाँ पाई जाती हैं। ठीक है, बहुत अलग अलग, जैसे आपने सुना होगा बंगाल टाइगर। बंगाल टाइगर सुना है? बंगाल टाइगर इकलौता ऐसा टाइगर है जो मछली खाता है पकड़ के, ठीक है, और खारा पानी पीता है। उसका आप लोग यूट्यूब पे वीडियो सर्च करना, वो ऐसे बैठा रहता है मैंग्रोव्स के पास, और मछलियां जैसे ही ऊपर आती है वो छलांग मार के पकड़ लेता है। खारा पानी पीता है, मछली भी खाता है। ठीक है, वो सुंदरबंस में रहता है। सुंदरबन डेल्टा है ना, जो इंडिया बांग्लादेश के पास गंगा ब्रह्मपुत्रा का जो डेल्टा है, वहाँ सारे के सारे मार्श लैंड है, मैंग्रोव्स है, दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव है वहाँ। ठीक है, तो यानी मैंग्रोव्स क्या होंगे हम और इन डेप्थ में जाके पढ़ेंगे। ये ऐसे प्लांट्स होते हैं जो कि सॉल्ट टॉलरेंट होते हैं। ठीक है, और भी बड़ा कुछ है, इसकी स्टिल्ट रूट्स होती हैं, विविपैरिटी होती है, बड़ा कुछ होता है, वो हम तब जाके पढ़ेंगे। फिलहाल आप ये याद करो कि मैंग्रोव्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और नेचुरल हैजर्ड से भी हमें बचाते हैं। हमने कल देखा था ना हैजर्ड्स वाला, तो अगर मैंग्रोव्स हैं यहाँ पे, तो सुनामी आ गया, लेट्स से सुनामी आया, तो सुनामी की जो लेयर आएगी तो मैंग्रोव्स क्या करेंगे? एज एन शॉक एब्जॉर्बर, एज अ शॉक एब्जॉर्बर ये लोग एक्ट करते हैं। ये प्रेशर को या इस पानी की वेव को यहीं तोड़ देंगे, आगे नहीं जाने देंगे। ठीक, तो भीतर कनिका इज इन ओडिशा, तो वही इसका ये फर्स्ट ऑप्शन इसका यही है। ठीक है, ये सब कुछ न्यूज में होता है। रन ऑफ कच्छ कहाँ है? गुजरात। और रण किसको बोलते हैं? रण, RANN, रन बोला जाता है सॉल्ट पैन्स को। सॉल्ट पैन क्या है? यानी कि हिस्टोरिकली कभी ना कभी यहाँ पानी रहा हुआ होगा, लेक रहती होगी। तो लेट्स से ये लेक है, इसके अंदर क्या है? वाटर। अब इसमें पहले कभी बारिश से या कोई ट्रिब्यूटरी या कोई रिवर इसमें वाटर डालता होगा, वाटर रिचार्ज करता होगा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। लेट्स से ये जहां से इसको वाटर आ रहा था ये खत्म हो गया, अब इसके अंदर सिर्फ खाली पानी बचा है। अब धूप जब भी होगी तो वाटर क्या होगा इसका? इवेपोरेट। नया पानी इसमें आ नहीं रहा, जो पुराना पानी है वही इवेपोरेट किया जा रहा है। पानी में भी सॉल्ट्स रहते हैं। मैंने बोला फ्रेश वाटर में भी 5 से 10% क्या रहता है? 5 से 10 ppm सॉल्ट रहता है। तो जब एक दिन ऐसा आएगा कि सारा का सारा पानी जब उड़ जाएगा ना, तो पीछे क्या बचेगा? सिर्फ सॉल्ट। तो ये फिर कलर क्या दिखेगा आपको इसका? सॉल्ट का कलर क्या होता है? व्हाइट। तो ये व्हाइट कलर का एकदम पूरा ऐसा रेगिस्तान सा बन जाता है, फ्लैट पेन्स बन जाते हैं जिनको बोला जाता है
ट्रेडिशनली गुजरात वाले इलाके में इसको बोला जाता है रण, RANN। अब कच्छ का इलाका है तो रन ऑफ कच्छ, तो वो उसको अगर गूगल भी करो या कभी जाओगे तो पूरा सफेद ही सफेद, और वो है क्या, नमक। ठीक है, तो टूरिज्म पोटेंशियल इसका बहुत है, तो वो किया जाता है। ऐसे ही 6 क्वेश्चन देखो, लाइमनाइट एंड रूटाइल abundantly available in certain coastal tracts of India are rich sources of which of the following। तो इन्होंने दो पूछ लिए हैं कि बताओ इसमें से कौन सा मटेरियल निकलता है, तो टाइटेनियम इसका आंसर। ठीक है, देखो ज्योग्राफी के ये जो मिनरल्स वगैरह वाले जो एस्पेक्ट्स हैं, इसमें से हर साल एक आधा क्वेश्चन आता ही आता है, लेकिन आता जनरली न्यूज में से है। आपको न्यूज को फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे रेयर अर्थ एलिमेंट्स, रेयर अर्थ एलिमेंट, तो रेयर अर्थ एलिमेंट्स बहुत सारे न्यूज में, ठीक है, रहते हैं, हमेशा रहते हैं। रेयर अर्थ एलिमेंट क्या है, ये वैसे एलिमेंट्स हैं, ठीक है, जो हमारी अर्थ के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, रेयर का मतलब ये नहीं है कि ये रेयर है, ये याद रखना। रेयर का मतलब ये नहीं है कि ये कम मात्रा में पाए हैं, ये इनकी क्वांटिटी बहुत ज्यादा है। रेयर का मतलब है कि हमें आज की डेट में इसको निकालना मुश्किल है, मतलब हमारे पास है लेकिन हम इसको निकाल नहीं सकते। हमें हमारी आज की डेट में जो टेक्नोलॉजी है वो इतनी इम्प्रूव्ड नहीं है कि हम इसको ईजिली एक्सट्रैक्ट कर सकें। ठीक है, लेकिन ये इसका इंपॉर्टेंस बहुत है, इन मिनरल्स का, इन मटेरियल्स का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है और स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है। जैसे हो सकता है कि हमें फाइटर जेट बनाना है, हो सकता है हमें कोई सैटेलाइट बनानी है और उस सैटेलाइट में ये ज़रूरी होता हो। ठीक है, तो हर देश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अभी तक चाइना में सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस होता था, लेकिन जब से चाइना की और यूएस का आपस में कन्फ्लिक्ट चल रहा है तो यूएस बोल रहा है कि अब हम अपना खुद बनाएंगे। यूएस में इसका बहुत भंडार है, लेकिन अभी एक्सट्रैक्ट नहीं करता था यूएस। देखो जो चालाक कंट्री होती है ना, वो तुरंत अपना एक्सट्रैक्ट नहीं करती, वो पहले कोशिश करती है मुझे बाहर से मिल जाए, अपना सेव करके रखती। जैसे लिथियम अभी न्यूज में, लिथियम हाउ इज लिथियम एसोसिएटेड विद जम्मू कश्मीर? रियासी में इसके रिजर्व्स पाए गए हैं, कितने, हाउ मच? 5 मिलियन मेट्रिक टन। 5 मिलियन मेट्रिक टन बहुत भंडार है इंडिया में, मुझे नहीं लगता इससे ज़्यादा कभी मिला है इनको। वो हमारी एंथ्रो क्लास में एक स्टूडेंट है, उसकी 100 एकड़ ज़मीन आ रही है यहाँ, जो सरकार ले रही है। मतलब आप अगर कहीं रह रहे हो गांव में और आपके गांव की जो ज़मीन है उसमें लिथियम मिल जाता है तो सरकार आपसे ले लेती है। ठीक है, तो वहाँ बड़े लोग जो हैं वो खुश हैं कि हमारी ज़मीनें जो हैं सरकार हमसे ले रही है, तो उनको पैसा भी मिलेगा, नौकरियाँ भी मिलेंगी। ठीक है, नौकरी भी दे रही है सरकार उनको, मतलब ज़मीन के बदले, और पैसा भी दे रही है। ठीक है, लैंड गवर्नमेंट ले सकती है। ठीक है, राइट टू प्रॉपर्टी जो है ये आपका कोई फंडामेंटल राइट नहीं है, पहले था अब नहीं है। ठीक है, तो गवर्नमेंट किसी पर्पस के लिए आपसे लैंड ले सकती है। हाँ, आपको कंपनसेट करेगी, लैंड के बदले आपको लैंड दे दे या कुछ कंपनसेशन दे दे, जॉब्स वगैरह कुछ भी दे सकती है। फंडामेंटल राइट नहीं, लीगल राइट है, लीगल राइट है आपका। ठीक है, फंडामेंटल राइट नहीं, इट्स अ लीगल राइट, नॉट फंडामेंटल राइट। ठीक, तो ये जैसे रिजर्व न्यूज में था तो पेपर में ये भी पूछा जा सकता है आपको। ये तो देखो यूपीएससी का पेपर है जो हम डिस्कस कर रहे हैं। सिमिलर पैटर्न पे आपने जम्मू कश्मीर के हिसाब से भी सब कुछ सोचना है। जैसे ये लेक हम कहाँ की सोच रहे हैं, पूरी इंडिया की, तो आपने जम्मू के हिसाब से सोच रहे हो। तो जम्मू पे, अच्छा आप रामसर साइड से ना, अभी देखो इस साल हम कौन सा ईयर मना रहे हैं अपने इंडिपेंडेंस का? 75। इसको क्या बोल रहे हैं? अमृत महोत्सव। अमृत जहां मिले, अमृत को एज्यूम करो विद 75, चाहे अमृत काल हो, चाहे अमृत कोश हो, चाहे अमृत सरोवर हो, वगैरह वगैरह। सरकार 75th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस को अमृत से रिप्लेस कर रही है। अमृत, इसके अंतर्गत बहुत सारे मिशन हुए। अमृत सरोवर हुआ, अमृत सरोवर यानी कि पॉन्ड्स बनाने हैं हर गांव में, हर जिले में 75 बनाने हैं। ठीक है, आपको पूछा जा सकता है पेपर में कि बताओ अमृत करके कुछ भी दिया होगा तो पूछा होगा बताओ इसके अंडर कितनी हमने की, तो उसका आंसर क्या होगा? 75। सिमिलरली इन्होंने रामसर साइट्स भी करी। हमारी रामसर साइट 1-2 साल पहले तक कितनी थी? 42, 43 समथिंग। अभी इन्होंने यही अमृत महोत्सव के अंडर इसको क्या कर दिया? चेंज करके 75। क्या हुआ? बंद हो गया? आज की डेट में
हमारे इंडिया में टोटल कितनी रामसर साइट्स हो गई हैं? 75। हमने बड़ी सारी नहीं बना दी, ठीक है। हो सकता है कुछ हमने कहाँ बनाई, कुछ हमने यूपी में बनाई, कुछ अलग अलग स्टेट्स में बनाई और जम्मू कश्मीर में भी बनाई। इंडिया का भी हमें पता होना चाहिए ओवरऑल, और जम्मू कश्मीर का भी। जम्मू कश्मीर में भी हमने 2 नई ऐड करी थी, क्या नाम है उनका? हेगाम एंड शालबाग। तो टोटल जम्मू कश्मीर में कितनी हो गई? 5। ठीक। तो जो चीज हम इंडिया के रिस्पेक्ट में पढ़ रहे हैं ओवरऑल, वही चीज हमने J&K के रिस्पेक्ट में भी पढ़ ली। ये न्यूज में होता है, पिछले साल ही आई थी, ठीक है। एक हेगाम है और एक शालबाग। इसके अलावा पहले कितनी थी? 3। कौन कौन सी? एक तो वुलरी है और एक होकरसर है और सुरिनसर और मानसर। ये 2 लेक हैं लेकिन इनको कंसिडर एक किया जाता है, याद रखना। यहीं पे एग्जामिनर कंफ्यूज करता है आपको एग्जामिनर जब भी सवाल पूछेगा ना, और अगर कोई वो आपको कंफ्यूज करना चाहेगा तो आपको नंबर ऑफ रामसर साइट्स पे पूछेगा, और बच्चे फिर वहां कैसे, और उसमें आंसर में 5 भी होगा 6 भी होगा। अगर बच्चे ने सुरिनसर को अगर गिना और मानसर को अलग गिना, जिसने नहीं पढ़ा होगा वो अलग ही गिनेगा, मतलब जिसको थोड़ी नॉलेज होगी वो अलग गिनेगा। तो वो गिनेगा वुलर, होकरसर, सुरिनसर, मानसर, हेगाम और शालबाग, ये हो जाएंगी 6। लेकिन आपने 6 नहीं लिखनी है। जो रामसर साइट्स के अंदर जो सुरिनसर और मानसर है, बेशक दोनों अलग अलग लोकेशन पे प्रेजेंट है, लेकिन इनको सिमिलर एक ही कंसिडर किया गया, ठीक है। एक और थी, वो लद्दाख में चली गई है, उसका क्या नाम था? सोमोरेली। और अभी वहां पेंगोंग को भी दे दिया गया, ठीक है। लेकिन वो लद्दाख में चला गया हमारा। लेकिन अभी क्योंकि लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर पहले सेम ही था, तो हमने जब जम्मू कश्मीर का पढ़ना है, थोड़ा लद्दाख का भी आइडिया रखना है आपने, ठीक है। हो सकता है पूछ लिया जाए। चलो ऐसे ही नेक्स्ट देखो, 7th क्वेश्चन। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। क्या स्टेटमेंट्स हैं? अमरकंटक हिल्स आर एट द कॉन्फ्लुएंस ऑफ विंध्या एंड सह्याद्री रेंज, ठीक है। फिर बिली गिरंजन हिल्स कॉन्स्टिट्यूट द ईस्टर्न मोस्ट पार्ट ऑफ सतपुरा रेंज। फिर आगे सेशलम हिल्स कॉन्स्टिट्यूट द सदर्न मोस्ट पार्ट ऑफ द वेस्टर्न घाट्स। तो देखो, हमने कल ही देखा था कि अलग अलग सिस्टम रहेंगे, कुछ माउंटेन्स रहेंगे, कुछ प्लेट्यूज रहेंगे, कुछ प्लेन्स रहेंगे, वगैरह वगैरह, आइलैंड्स वगैरह वगैरह। तो ये इसने माउंटेन्स की बात करी, ठीक है। इंडिया में जो हमने फिजिकल ज्योग्राफी पढ़नी है, उसका पहला ही टॉपिक जो हमने लिखा हुआ है कि हमने डिफरेंट डिफरेंट चीजें देखनी है कि माउंटेन, प्लेट्यू वगैरह वगैरह, तो उसी में इसने पूछ लिया हुआ है, ठीक है। वेस्टर्न घाट्स, ईस्टर्न घाट्स, और यहाँ पे उन सबको एक एक हिल पूछ लिया हुआ है, तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। इसमें अमरकंटक पूछा है, विंध्या पूछा है, सह्याद्री पूछा है, सतपुरा रेंज पूछा है, वेस्टर्न घाट पूछा है, तो ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब हमने पढ़ने हैं, ठीक है। आगे चलिए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द सॉइल इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इज रिच इन न्यूट्रिएंट्स, ठीक। The high temperature and moisture of tropical rainforest cause dead organic matter in the soil to decompose quickly. 2 स्टेटमेंट्स दिए हैं इसने। पहली स्टेटमेंट क्या है कि दी सॉइल इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इज रिच इन न्यूट्रिएंट्स। क्या यहाँ पे जो भी फॉरेस्ट रहेगा उसकी सॉइल रिच रहेगी कि नहीं रहेगी, ये सवाल इसने पूछा हुआ। तो ये जब हम वेजिटेशन पढ़ेंगे, क्लाइमेट वाला चैप्टर पढ़ेंगे, तो उसमें ये आ जाएगा हमारा। आगे, दी हाई टेम्परेचर एंड मॉइस्चर ऑफ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कॉज डेड ऑर्गेनिक मैटर इन दी सॉइल टू डिकम्पोज क्विकली। और नीचे फिर सवाल पढ़ो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन रिस्पेक्ट टू दी अबव स्टेटमेंट। तो इसने ये बोला हुआ है, पहले तो आपने ये पता लगाना है कि क्या दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं, और उसके बाद क्या जो सेकंड स्टेटमेंट है वो पहले वाले की करेक्ट एक्सप्लेनेशन है भी कि नहीं, मतलब क्या वो उसको एक्सप्लेन करती है कि नहीं करती, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था पहले ही दिन कि देखो इसमें जहां बारिश ज्यादा होती है तो जब पानी पड़ता है तो न्यूट्रिएंट सारे नीचे चले जाते हैं, सॉइल में तो बचते ही नहीं है। तो पहली स्टेटमेंट तो वो उसी से ये ठीक हो जाएगी, ठीक है। मतलब आपको थोड़ा सा लॉजिक भी लगाना है, थोड़ा कॉमन सेंस भी लगाना। तो पहली स्टेटमेंट नहीं है सही, दूसरी वाली सही है, क्योंकि डेड ऑर्गेनिक मैटर जो गिरता है ना, डेड ऑर्गेनिक मैटर मैंने अभी आपको बताया कि एक लीव्स इसके अलग अलग रहते हैं। ये लीव्स जब नीचे गिरेंगे, ठीक है, तो वो वहाँ डिकम्पोज होते हैं। तो डिकम्पोज होने से वहाँ ह्यूमस बनता है, तो ह्यूमस उसमें जरूर प्रेजेंट होता है, लेकिन ज्यादा न्यूट्रिएंट्स क्योंकि बारिश की वजह से नीचे चले जाते हैं इसलिए नहीं होते। तो सेकंड वाला ठीक है, फर्स्ट वाला गलत। ये बहुत इजी है, जब आप एक बार पढ़ोगे तो आप आराम से ये निकाल लोगे, ठीक है। ये आपको इसके लिए बुक कौन सी पढ़नी है? जीसी लियोंग। जीसी लियोंग बुक आपको लिखाई थी पर, ठीक है, उसमें क्लाइमेट, वेजिटेशन वगैरह बहुत अच्छे से दिया हुआ, वो आप एक बार पढ़ लोगे। इतनी पतली सी बुक है, लिया आप में से किसी ने अभी की नहीं लिया, इतनी पतली सी बुक है वो जीसी लियोंग,
तो वो पढ़ोगे उससे हो जाएगा, हमने पढ़ाना भी है क्लास में, लेकिन ऐसे सेल्फ स्टडी। नाइन्थ, द टेम्परेचर कंट्रास्ट बिटवीन कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियंस इज ग्रेटर ड्यूरिंग समर देन इन विंटर्स। टेम्परेचर कॉन्ट्रास्ट मतलब जैसे यहाँ गर्मियाँ है तो कहीं और सर्दियाँ, बिटवीन कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियंस, कॉन्टिनेंट और ओशियन, ये है कॉन्टिनेंट और ये है ओशियन, ठीक। ये बोल रहा है कि ग्रेटर रहता है ड्यूरिंग समर देन इन विंटर। और सेकंड देखो, द स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इज मोर देन दैट ऑफ लैंड सरफेस। स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए कि व्हाट इज स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर। स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर होता है कि हमें कितनी एक्सटर्नल एनर्जी चाहिए वाटर का टेम्परेचर बढ़ाने के लिए, ठीक है। अगर मुझे वाटर का टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाना है तो मुझे उसको कितनी एक्सटर्नल हीट प्रोवाइड करनी पड़ेगी। और अगर किसी भी चीज़ को, चाहे वो वाटर हो चाहे लैंड हो, लैंड का बढ़ाना है तो कितनी होनी चाहिए, वाटर का बढ़ाना है तो कितनी, तो ज़्यादा एनर्जी मुझे किस में लगेगी, लैंड का बढ़ाने में या किसका बढ़ाने में, वाटर का। तो वो आपको पता होना चाहिए। लैंड जल्दी हो जाती है, लैंड जल्दी गर्म होती है, लैंड के पार्टिकल्स क्या होते हैं, ज़्यादा क्लोज होते हैं, वाटर के लूज होते हैं। तो ये पढ़िए क्लाइमेट वाला चैप्टर, ये बेसिकली जब क्लाइमेट चैप्टर हम पढ़ेंगे उसमें फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोन्स पढ़ेंगे, वहाँ हमारी काम है साइक्लोन की फॉर्मेशन। प्लस एक और कंसेप्ट रहता है विंड्स, विंड कौन सी किस दिशा से किस दिशा में जा रही है, इसके पीछे एक कंसेप्ट होता है पीजीएफ, प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स। प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स हमने पढ़ना है क्लाइमेट वाले चैप्टर में। ये बेसिकली क्या होता है प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स, ये सिंपली एक ही चीज बोलता है कि जो विंड्स रहती हैं दे मूव फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, बस सिंपल। हाई प्रेशर से लो प्रेशर में विंड्स मूव करेंगे। और हाई प्रेशर और लो प्रेशर को अगर आप टेम्परेचर से एसोसिएट करो तो हाई प्रेशर मीन्स की कोल्डर टेम्परेचर यानी टेम्परेचर कम, और लो प्रेशर मीन्स की हाइयर टेम्परेचर यानी गर्म। तो यानी विंड कहाँ से कहाँ जाती है, ठंडी जगह से गर्म जगह, ठंडी जगह से गर्म जगह में। तो अगर ये जो इसने सवाल पूछा है ओशियन और लैंड, तो स्पेसिफिक हीट अगर आप देखोगे तो हमने क्या देखा कि अगर मान लो इसको हम इन दोनों को हम हीट कर रहे हैं या गर्म कर रहे हैं या ठंडा कर रहे हैं, तो ज़्यादा जल्दी लैंड सरफेस ठंडा भी जल्दी हो जाता है और गर्म भी जल्दी हो जाता है, ओशियन कंपैरेटिवली धीरे होगा। तो उसमें आप देख लेना कि टेम्परेचर ज़्यादा किसका है, जिसका ज़्यादा टेम्परेचर होगा वहाँ कौन सा प्रेशर क्रिएट होगा, लो टेम्परेचर, और विंड दूसरी मतलब जहाँ हाई होगा वहाँ से लो की तरफ आएगा, ठीक। तो ये बड़ा आसान होता है, इसमें बेसिकली सी ब्रीज होता है, सी ब्रीज मतलब दिन के वक्त क्या होता है कि जो लैंड है ये गर्म होती है तो यहाँ लो प्रेशर बन जाता है और वाटर में हाई प्रेशर बनता है, तो दिन के समय हवाएं जमीन की तरफ आती हैं, रात के समय उल्टा हो जाता है, रात को ये ज्यादा ठंडा हो जाता है तो इधर हाई प्रेशर हो जाता है और पानी धीरे धीरे गर्म मतलब धीरे धीरे ठंडा होता है, तो पानी कंपैरेटिवली लो प्रेशर हो जाता है, तो रात के समय ऐसी विंड से अपोजिट डायरेक्शन में होता है। तो ये हमने पढ़ना है, जब वो वाले चैप्टर पे आएंगे बहुत ईजिली हम लोग कर लेंगे। आगे देखिए, अच्छा इसका अब आपको आंसर बताना था तो आंसर इसका यही वाला ए है कि दोनों ठीक है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन है इसकी, ठीक। नेक्स्ट, ये हम अब हर एक क्वेश्चन नहीं देखते, हम टाइप्स देखते हैं अलग अलग, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन जो है 10th ये है सीस्मोग्राफ से रिलेटेड। अर्थ के अंदर हम पढ़ेंगे कि देयर आर डिफरेंट जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस, जैसे अर्थक्वेक आता है, वोल्केनो आता है वगैरह वगैरह, तो इनके पीछे रीजंस क्या होते हैं, किस रीजन की वजह से ये सब कुछ आता है, और जब ये अर्थक्वेक आता है तो उसके बाद क्या क्या होता है, ठीक है, क्या कुछ वेव्स निकलती हैं, तो उन वेव्स को डिटेक्ट किससे करते हैं, तो वो सिस्मोग्राम करके एक डिवाइस होता है और वो ग्राम क्या करता है, ग्राफ बनाता है, तो उस ग्राफ को बोलते हैं सीस्मोग्राफ। ये जो पी और एस लिखा हुआ है ये एक है प्राइमरी और एक सेकेंडरी वेव्स, कि जब भी अर्थक्वेक आता है एक एपिसेंटर बनता है, वहां से एनर्जी रिलीज होती है, तो वो उसके बेस पे कुछ बॉडी वेव्स होती हैं, कुछ सरफेस वेव्स होती हैं, ये बॉडी वेव्स हैं, तो ये हम पढ़ लेंगे जैसे ही पढ़ें, जैसे ही अर्थक्वेक पढ़ेंगे उसमें हम ये सारा कुछ पढ़ेंगे। नेक्स्ट देखो, विद रेफरेंस टू कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट इन इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ये हमने कल ही देखा, कल इसी क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे, ग्रीन हाइड्रोजन, या वो दूसरी क्लास में थे, वो दूसरी क्लास में। ये बताया था मैंने आपको कि इंडिया में मोर देन 50% इलेक्ट्रिसिटी जो हमारी जनरेट होती है कोल बेस्ड होती है, ठीक है। ये इंडिया में जैसे हमारी बिजली आ रही है तो किससे बनती है, कोल से बनती है हमारी इंडिया में। अगर मैं एक ग्राफ प्रोजेक्ट करूं तो मोर देन 50%, अराउंड 50% हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी है इट कम्स फ्रॉम कोल, ठीक है। तो वो यही गवर्नमेंट, अगर हम आज की डेट में बोल रहे हैं कि हम क्या होंगे, हम कार्बन जीरो होंगे। देखो इंडिया ने प्रण लिया है कि हम कार्बन न्यूट्रल होंगे, कब तक, वी विल बिकम कार्बन न्यूट्रल बाय 27, ठीक है।
एक मीटिंग की हुई थी जिसको ग्लासगो समिट बोलते हैं। वहाँ पे हमारे जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने जाके एक कंसेप्ट दिया था पंचअमृत। ठीक है, ये करंट अफेयर का है, जैसे आप लोग न्यूज़ मैंने आपको बोला है पढ़ने के लिए, आप उसको पढ़ोगे तो आपको आइडिया लगेगा। पंचअमृत में हमने क्या बोला था? पंचअमृत में हमने एक कंसेप्ट दिया था कि 2070 तक इंडिया क्या बन जाएगा? नेट जीरो, कार्बन न्यूट्रल। यानी कि हमारे यहाँ जो भी ऐसे काम हो रहे हैं, जैसे ये कोल बेस्ड, कोयला क्या है, अगर आप कोयला जलाओगे तो क्या होगा? कार्बन रिलीज होगा एयर में। तो हमें कार्बन ज्यादा रिलीज करना चाहिए या कम? कम, क्योंकि कार्बन रिलीज करने से क्या होगा? ग्रीन हाउस इफेक्ट एक्टिवेट होगा और हमारी पृथ्वी जो है इसका टेम्परेचर ज्यादा बढ़ेगा, इंक्रीज होगा। और हमें इंक्रीज नहीं कराना, हमें कम कराना है। तो हमें अगर अगर देखो कुछ चीजें ऐसी हैं जिसको हम मतलब नहीं बचा सकते, उसमें हमें कार्बन थोड़ा रिलीज तो करना ही है, लेकिन हम ट्रांजिशन कर सकते हैं, उसको बोलते हैं जस्ट ट्रांजिशन। जस्ट ट्रांजिशन यानी कि फ्रॉम मोर कार्बन प्रोड्यूसिंग थिंग टू लेस कार्बन प्रोड्यूसिंग। ठीक है, जैसे हम कोल बेस्ड एनर्जी है हमारे, तो हम इसको शिफ्ट करके रिन्यूएबल या सोलर कर सकते हैं, सोलर बेस्ड एनर्जी। इसीलिए तो गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है आप लोगों की, आप अपने घरों में सोलर प्लांट्स लगाइए और आपको हम क्या देंगे? सब्सिडी देंगे। फिर आप न्यूक्लियर पे जा सकते हो, न्यूक्लियर से भी कार्बन एमिशन नहीं होता। तो एक ऐसी टेक्नोलॉजी जिससे हम एनर्जी निकालते हैं, एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, जैसे अभी इलेक्ट्रिसिटी है, जिसकी वजह से ज्यादा कार्बन रिलीज होता है, हमें ट्रांजिशन करना है, जस्ट ट्रांजिशन, मतलब कि अच्छी ट्रांजिशन, तो टुवर्ड्स रिन्यूएबल। अब रिन्यूएबल में बड़ा कुछ आ जाएगा, सोलर आ जाएगा, विंड आ जाएगा, हाइड्रो आ जाएगा, वगैरह वगैरह बहुत कुछ आ जाएगा। तो जैसे सोलर है ऐसे न्यूक्लियर भी है। न्यूक्लियर भी अगर आप एनर्जी इस्तेमाल करोगे तो उसमें भी कार्बन रिलीज नहीं है। ठीक है, तो जस्ट ट्रांजिशन, तो उससे रिलेटेड ये न्यूज है। हमें आपको याद क्या रखना है कि 2070 तक क्या बनना है? कार्बन न्यूट्रल। पंचअमृत में 5 चीजें हैं, और भी 4 चीजें हैं, 4 में से एक ये है। ठीक, वो हम विद टाइम जब पढ़ेंगे तो आपको सारी आ जाएगी समझ। तो इसने कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट से क्या बोला है? नन ऑफ देम यूजेस सी वाटर, नन ऑफ देम इज सेट अप इन वाटर स्ट्रेस्ड डिस्ट्रिक्ट्स, नन ऑफ देम इज प्राइवेटली ओन्ड। ठीक, ये 3 स्टेटमेंट्स इसने पूछी है, हर एक के सामने बोला नन नन नन। तो एक और एलिमिनेशन फैक्टर ये होता है कि जहां पे भी आपको एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स दिखें वो जनरली गलत होती है। जैसे इसने बोला नन, कि कोई भी इसमें से सी वाटर यूज नहीं करता, ये बड़ी वाइड स्टेटमेंट, क्योंकि इंडिया बहुत बड़ा है, हो सकता है कोई करता हो। ठीक है, तो गलत। फिर बोला प्राइवेटली ओन, हम जानते हैं कि प्राइवेट ओन कितने सारे हैं। तो लास्ट वाला क्या पूछा है इसने कि वाटर स्टैटिस्टिक, तो ये तो था न्यूज में, इसीलिए तो ये इशू बना हुआ था, क्योंकि ये जो थर्मल पावर प्लांट है ना, कोयला, तो कोयले को धोने के लिए या और इसको ठंडा रखने के लिए पानी इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, ठंडा कोयले से क्या किया था, कोयला जलाया जाता है और इससे स्टीम जनरेट की जाती है। जब स्टीम जनरेट होती है तो स्टीम से टरबाइन घूमती है, फिर बिजली बनती है। तो स्टीम के लिए क्या चाहिए? पानी। तो ये क्या करते हैं, बहुत आगे पीछे, जनरली ये बेस्ड ही रिवर्स पे है, या समुंदर पे या रिवर पे, यानी जहाँ पानी मिले। तो जब पानी इसको मिलता है, ये लेता है और उसको पानी को गर्म करता है, उबालता है, उबाल के उसकी भाप बनाता है, भाप से टरबाइन घुमाता है और फिर वो पानी जो होता है वापस उसी वाटर बॉडी में रिलीज कर देता है। तो अगर कोई रिवर है तो रिवर से ठंडा पानी लेगा, गर्म करके वापस किस में डालेगा? रिवर में। अगर समुंदर है, समुंदर का पानी लेगा, गर्म करके वापस किस में डालेगा? रिवर में। और अब हो क्या रहा है, आप जानते हो कि दिन ब दिन रिवर्स की मात्रा बढ़ रही है या कम हो रही है? कम हो रही है। तो जब रिवर की मात्रा कम हो रही है, बारिशें कम हो रही हैं, तो वो डिस्ट्रिक्ट कहलाती है वाटर स्ट्रेस डिस्ट्रिक्ट। तो न्यूज में था कि बड़ी सारी ऐसी वाटर स्ट्रेस डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ पे ये लोग ये काम कर रहे हैं। तो जिसकी वजह से हमें क्या करना चाहिए? इसको बैन करना चाहिए, इसको बंद करना चाहिए। ठीक, तो इट वॉज ऑलरेडी इन न्यूज, तो इसका आंसर इसीलिए ना है। फिर आगे देखो इसी तरीके से, विद रेफरेंस टू अर्थ एटमॉस्फेयर विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ये एटमॉस्फेयर फिनोमेना से रिलेटेड है। ठीक है, फिर आगे देखो 13th, उसमें क्या है? डिस्पाइट हैविंग यूरेनियम डिपॉजिट डिपेंडेंस ऑन कोल फॉर मोस्ट इट्स एनर्जी प्रोडक्शन। ये अच्छा, इंडिया आगे लिखा हुआ, इंडिया डिस्पाइट हैविंग यूरेनियम डिपॉजिट्स डिपेंड्स ऑन कोल फॉर मोस्ट ऑफ इट्स इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन। ये मैंने आपको बता दिया क्वेश्चन। ठीक है, तो यूरेनियम एनरिच्ड टू द एक्सटेंट एट लीस्ट 60% इज रिक्वायर्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये स्टेटमेंट बोलता है कि इंडिया में बड़ा सारा यूरेनियम है, बावजूद उसके हम लोग क्या कर रहे हैं? कोल से बिजली बना रहे हैं। और दूसरा बोल रहा है कि हमें यूरेनियम को एनरिच करना है कितने तक? 60%। किस पर्पस के लिए? इलेक्ट्रिसिटी के लिए। देखो न्यूज में था ईरान,
ईरान वॉज इन न्यूज। क्यों? क्योंकि ईरान में एक डील है, आप लोग पढ़ोगे थोड़े दिन के बाद, जब न्यूज आप डेली बेसिस पे पढ़ना स्टार्ट कर दोगे ना, एक एग्रीमेंट हुआ था JCPOA, ठीक है, बिटवीन ईरान एंड P5 कंट्रीज। कुछ जो यूरोपियन कंट्रीज हैं उनके साथ ईरान की डील हुई थी, ठीक है, अंडर JCPOA। ये है जॉइंट कोऑपरेटिव प्लान ऑफ एक्शन, जिसके अंदर ये था कि ईरान न्यूक्लियर एनर्जी इस्तेमाल करेगा, ठीक है, किस पर्पस के लिए? सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए। यानी कि वो लोग यूरेनियम वगैरह एनरिच करेंगे, लेकिन पर्पस सिर्फ एक होगा, क्या? एनर्जी, ठीक है। जस्ट ट्रांजिशन अभी हमने देखा तो वो तो न्यूक्लियर पे जा रहे हैं। बड़े सारे यूरोपियन नेशंस है जिनकी बिजली किससे बनती है? न्यूक्लियर से। अभी न्यूज में था कि एक स्कैंडिनेवियन कंट्री है जिसने तो अपनी पूरी की पूरी सिटी ही सिर्फ न्यूक्लियर पे रख दी।